ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया और इस दौरान 12 दिनों तक चली इस जंग में ईरान और इसराइल दोनों का नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की बात करें तो ईरान में 610 आम लोगों की मौत हुई, जबकि 15 साइंटिस्ट और 30 से अधिक टॉप लेवल के लोग मारे गए। इसमें आईआरजीसी के कई कमांडर और सैनिक भी मारे गए। इसके अलावा 4,746 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि इसराइल में कुल 28 लोगों की मौत हुई और 3,238 लोग जख्मी हुए हैं और 9,000 से अधिक इजरायली अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हुए, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों के घर तबाह हो गए। वहीं माली नुकसान की बात करें तो इस दौरान इसराइल और ईरान दोनों को ठीक ठाक नुकसान हुआ है। आइए आपको इन 12 दिनों में क्या कुछ हुआ है, एक एक घटना को हाईलाइट के तौर पर आपके सामने रखते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि किसका नुकसान कितना हुआ होगा। तो सबसे पहले 13 जून को इसराइल ने राइजिंग लायंस के नाम से ऑपरेशन की शुरुआत की थी, जिसमें 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया था और इसी दौरान ही ईरान के टॉप लेवल के लोग मारे गए थे, जिनमें मेजर जनरल हुसैन सलामी, मोहम्मद बाकरी, गुलाम अली राशिद वगैरह लोग शामिल थे। और इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट में फिरदौन अब्बासी, मेहदी तेहरानची, अहमद रजा जुल्फ़िकारी वगैरह जैसे अहम साइंटिस्ट मारे गए थे। ये 13 जून की बात है। लेकिन अगले दिन यानी 14 जून को ईरान ने पलटवार किया और इस दिन ईरान ने 3 इजरायली F-35 जेट को मार गिराया और ईरान ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और 14 जून को चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने सैकड़ों की संख्या में इसराइल पर मिसाइलें दागी थी और इस दौरान इसराइल के रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया था। और इसी दिन ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत रद्द कर दी गई थी, जो कि 15 जून को ओमान की राजधानी मस्कत में होने वाली थी और ये छठे दौर की बातचीत थी। उसके बाद 15 जून को इसराइल ने ईरान के 3 गैस और तेल के ठिकानों को निशाना बनाया था और उसी दिन ईरान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील भी की थी और ईरान ने उसी दिन इसराइल के रक्षा मंत्रालय पर हमला कर दिया था और हाइफा के ऑयल रिफाइनरी सेंटर को भी निशाना बनाया था, जिसके जलने की तस्वीरें सामने आई थी, जिससे इसराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद 16 जून को ईरान ने इसराइल पर धड़ाधड़ एक के बाद एक कई दर्जन मिसाइलों की बारिश कर दी और इस दौरान 8 इजरायली मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और इसी दिन ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जेट को मार गिराया। उसके बाद 17 जून को ईरान ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया और ये दिन बड़ा घुमसान का दिन था। और इसी दिन ईरान के अंदर से 600 विदेशी लोग अज़रबैजान के रास्ते ईरान से निकाले गए। इसमें भारत के नागरिक भी शामिल थे और इसी दिन 21 मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इसराइल की आलोचना की थी। उसके बाद 18 जून को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बयान दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा और उसी दिन ईरानी नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने का हुक्म दिया गया था और ईरान के ओहदेदारों से नेटवर्क से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इस्तेमाल करने से मना किया गया था। और ईरान ने 18 जून को पहली बार फतेह मिसाइल से हमला किया और ईरानी सुप्रीम लीडर ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया। उसके बाद 19 जून को ईरान ने इसराइल के 4 शहरों को निशाना बनाया और इजरायली स्टॉक एक्सचेंज को भी हिट किया गया। इस दौरान एक अस्पताल पर भी मिसाइल गिरी, जिससे 200 से अधिक लोग जख्मी हुए। और इसी दिन इसराइल ने ईरान के नतांज, अस्फहान और अराक न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था और इसी दिन ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 2 हफ्ते में जंग में शामिल होने के बारे में फैसला करेगा। उसके बाद 20 जून की तारीख आती है और 20 जून को ईरान ने तेल अवीव समेत इसराइल के कई शहरों को एक साथ दर्जनों मिसाइल से हमला किया था और इस दौरान 23 लोग घायल हुए थे। और इसी दिन जंग को रोकने के लिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच बैठक हुई थी, लेकिन कोई बातचीत बन नहीं पाई थी। और उसके अगले दिन यानी 21 जून को इसराइल ने ईरानी सेना के 3 कमांडरों, 4 जवानों और 1 साइंटिस्ट को मार दिया था और इसराइल ने ईरान के अस्फहान न्यूक्लियर साइट पर भी हमला किया था। उसके अगले दिन 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमला किया और इस हमले में 7B2 स्टेल्थ बॉम्बर समेत 35 फाइटर तैयारों का इस्तेमाल किया गया। और उधर ईरान ने उसी दिन यानी 22 तारीख को इसराइल के 14 शहरों को अटैक किया और निशाना बनाया, जिसमें बड़े पैमाने पर इसराइल में तबाही देखी गई और 86 लोग घायल हुए। उसके बाद 23 जून की तारीख आती है और 23 जून को ईरान ने कतर में अमेरिका के फौजी अड्डे को, जिसका नाम अल उदैदा है, उस पर हमला किया और उसके बाद खूब हंगामा हुआ, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। कतर ने भी ईरान की आलोचना की और सऊदी अरेबिया ने भी ईरान की आलोचना की। लेकिन उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में नरमी आई थी और ट्रंप ने सीज फायर की बात करने की शुरुआत की और आखिरकार 24 जून को ट्रंप ने ईरान इसराइल के बीच सीज फायर सहमति बनने का ऐलान कर दिया। लेकिन ईरान ने सीज फायर को मानने से इनकार किया और ट्रंप के ऐलान के बाद भी ईरान ने इसराइल पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 5 इसराइलियों की मौत हुई और उसके बाद जाकर ईरान और इसराइल दोनों देशों ने सीज फायर का
ऐलान किया और दोनों देशों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया और जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो गया, इधर भी और उधर भी। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ तारीखी फतेह हासिल की है, जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला कर रख दिया। वहीं दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है, हमारे साइंसदानों ने कुर्बानियां दी हैं। ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 550 मिसाइलें और 1000 ड्रोन फायर किए, लेकिन इसराइल ने 90% मिसाइलों को और 99% ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। और जो कुछ भी इसराइल के अंदर तबाही हुई है वो सिर्फ 10% मिसाइलों के गिरने की वजह से हुई है, यानी कि अगर 100% मिसाइल गिर जाते तो इसराइल का वजूद ही ख़त्म हो जाता। उधर इसराइल की जवाबी हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग की सलाहियत का 2/3 हिस्सा और 80 से ज़ायद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया। व्हाइट हाउस ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तरदीद की जिसमें कहा गया है कि ईरान के जौहरी मकामात पर अमेरिकी बमबारी से तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए, यानी कि ट्रंप बार बार कहते रहे कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लेकिन CNN की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी तनकीद की और सिर्फ चंद माह के लिए प्रोग्राम को पीछे छोड़ दिया गया कि इस रिपोर्ट को ट्रंप ने उसकी तरदीद करते हुए इस मामले में CNN की रिपोर्ट को गुमराहकुन बताया। दोस्तों, अभी फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह तबाह हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और ऐसा कहना ट्रंप की मजबूरी भी है, क्योंकि उन्हें अपने हमले का रिजल्ट दिखाकर उसमें होने वाले खर्चे को अमेरिकन कांग्रेस के सामने जस्टिफाई भी करना है और अमेरिकन समेत इजरायली अवाम को जवाब भी देना है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरह तबाह हो गई है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने केवल 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था और वो भी बताकर हमला किया था, और वो भी निश्चित तौर पर कहा भी नहीं जा सकता कि उस हमले में वो कामयाब भी हुए, क्योंकि जो फोर्डो का न्यूक्लियर साइट था वो करीब 80 से 90 मीटर की गहराई में है और अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया वो केवल अमेरिका का दावा है, इसके अलावा ईरान ने इसकी तस्दीक नहीं की है। तो बहरहाल इसके बारे में ये अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि वो कितना कामयाब हुए हैं। और बात करें तो इसके अलावा भी ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे कि बोनाब है, मरेवान है, लोहेसान है, अराक है, तेहरान है और वरामिन है। इसी तरीके से फोर्डो है, नतांज है, इस्फहान है, सगंध है और बंदर अब्बास है। तो अब जब इतने सारे न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो भी जो रिवील्ड हैं, बाकी अभी कितने अनरिवील्ड हैं कुछ पता नहीं, तो फिर ट्रंप का ये दावा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये भी कहना मुमकिन नहीं है कि ट्रंप सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये बात तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इंडिया वाले जान सकते हैं कि ट्रंप कितना सच बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने में ट्रंप बिल्कुल उन्हीं की तरह है जिनका ख्याल अभी आपके दिमाग में आया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले उन्होंने मंगल की सुबह 3:30 बजे सोशल मीडिया ट्रूथ पर दोनों देशों में सीज़फायर की जानकारी दी। वहीं ईरान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी के नफाज के बाद ब्रिक्स ने एक बयान जारी किया, जिसमें ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। ब्रिक्स ने कहा कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी कि IAEA के रहनुमा उसूलों, जिसको SOPs बोलते हैं, उसके भी खिलाफ है। वहीं जब चारों तरफ से अमेरिका की किरकिरी होने लगी तो ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए ईरान के लिए एक थोड़ी सी नरमी वाली बात करी और एक फैसला किया, और वो यू टर्न ये है कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है, उम्मीद है कि वो अमेरिका से भी बहुत कुछ खरीदेंगे। देख रहे हैं ना ट्रंप का किस तरह का चाल है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है। और आपको बता दें कि मार्च में कई चीनी कंपनियों पर ईरानी तेल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़फायर के बाद तेल की कीमतों में मुसलसल दूसरे रोज़ कमी हुई और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी देखी गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी दिन भर मजबूती बनी रही। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि ईरान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे। ऐसे में इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का एक अहम रास्ता बंद हो जाने के डर से दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा होने की आशंका बढ़ गई थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इसी कॉरिडोर से रोज़ाना 20% इंटरनेशनल तेल गुजरता है। अगर ईरान ये रास्ता बंद कर देता तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को क्रॉस कर सकती थी। एशिया, खासकर चीन और भारत, जो कि अपनी 40 से 50% तेल का इंपोर्ट इसी रास्ते से करते हैं, उन्हें ज़बरदस्त आर्थिक झटका लगता और बढ़ती तेल की कीमतों से इंटरनेशनल इन्फ्लेशन में भी अच्छा खासा इजाफा हो जाता। खासतौर पर भारत की बात करें तो ट्रांसपोर्ट और खुराक के शोबे में भारत के अंदर 30 बेसिस पॉइंट्स तक की महंगाई बढ़ सकती थी,
जबकि शिपिंग लागत और इंश्योरेंस प्रीमियम भी आसमान पर जा सकते थे। लेकिन इस जंग के रुक जाने से ये बहुत बड़ी राहत की बात है, खासतौर से हमारे देश के लिए। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट भी उथल-पुथल होने से बच गई है। अब आखिर में ईरान से जुड़ी एक और अहम खबर, उसके बाद आपसे विदाई। और वो अहम खबर ये है कि ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में आज सुबह 3 लोगों को फांसी दे दी। उनके नाम इदरीस अली, आज़ाद शुजाई और रसूल अहमद रसूल हैं। बीते कुछ ही दिनों में ये तीसरा ऐसा केस है जब इजराइल के लिए जासूसी करने वाले लोगों को फांसी दी गई है। इससे पहले इतवार और सोमवार को भी 2 दीगर अफराद को इसी तरह फांसी दी जा चुकी है। दोस्तों, ईरान के अंदर जासूसी किस लेवल तक फैली हुई है, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि ईरान में जासूसी का क्या कुछ अंदाज है। और साथ ही साथ हमने एक ऐसी लेडी की कहानी भी बताई है जो कैथरीन शेकडम नाम की एक लड़की थी, जो कि एक यहूदी लड़की थी, लेकिन उसने इस्लाम कबूल किया और ईरान में कई साल तक रहकर जासूसी की और ईरान से आराम के साथ जासूसी करके चली गई। तो हमने कैथरीन शेकडम नाम की इस महिला की बहुत तफसील वीडियो बनाई है, उसकी पूरी कहानी को कवर किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, लास्ट में इसका पॉपअप आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ईरान इजराइल के सीज़ फायर और 12 दिनों तक चलने वाली जंग की पूरी तफसील। ये आपको कैसी लगी, हमें आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक दूसरी स्टोरी के साथ।